Good morning, students. Today we will talk about the domain and range of trigonometric function. तो उससे पहले मैं थोड़ा सा सेकंड चैप्टर की रिवीजन करा रहा हूँ, व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज़ कोडोमेन. अभी मैं इसको रिलेशन के अकॉर्डिंग डोमेन और कोडोमेन बता रहा हूँ, क्योंकि रिलेशन में डोमेन अलग होता है, फंक्शन में डोमेन थोड़ा सा अलग हो जाता है. डोमेन क्या होता है? जब हम रिलेशन में ए क्रॉस बी लेते हैं, देन द एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे आता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज कॉल्ड डोमेन. जैसे इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लें, 1 ए के साथ आएगा, 1 बी के साथ आएगा, फिर ऐसे 2 ए के साथ आएगा, 2 बी के साथ आएगा. तो जो पहले वाले सारे एलिमेंट है 1 2, यानी कि 1 2 3 4, ये सारे क्या होंगे? डोमेन होंगे. और ये सारे का सारा क्या होगा? कोडोमेन. ठीक है. और रेंज क्या होगी? रेंज इसमें होती है कि जैसे 1 का रिलेशन ए से बन रहा है, 2 का बी से बन रहा है, 3 का सी से बन रहा है, 4 का डी से बन रहा है. तो जितने भी एलिमेंट की प्री इमेज होती है, जैसे ए की प्री इमेज 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, डी की 4 है. तो जितने भी एलिमेंट की प्री इमेज होती है, द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेंज. जो सारा होता है वो सारे का सारा होता है कोडोमेन. यानी कि कोडोमेन में कुछ एलिमेंट बच भी जाते हैं, बट जो जिनकी प्री इमेज बनी होती है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेंज. और रेंज हमेशा क्या होती है? कोडोमेन की सबसेट होती है. इसके इक्वल भी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट बचे. अगर 4 एलिमेंट है, 4 की प्री इमेज बन सकती है. तो कोडोमेन रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है और उसके अंदर भी आ सकती है, यानी कि कंटेन इन हो रही होती है कोडोमेन में. तो ये हमारा था डोमेन और रेंज रिलेशन के अकॉर्डिंग. बट इन फंक्शन डोमेन इज यूनिक. फंक्शन में डोमेन क्या होती है? यूनिक होती है. यानी कि जैसे 1 के साथ यहाँ पर ए आ गया, तो 1 के साथ यहाँ पर दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा, 1 के साथ सिर्फ ए ही आएगा. क्लियर? जैसे 2 के साथ यहाँ ए आया और 2 के साथ बी भी आ गया. तो ये रिलेशन में तो पॉसिबल है, बट इन फंक्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल. इन फंक्शन डोमेन इज यूनिक, यानी कि 1 के साथ एक एलिमेंट आ रहा है तो वही आएगा, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं आएगा. क्लियर? तो no element will be repeated. That is the main difference between relation and function. यानी कि रिलेशन फंक्शन में मेन डिफरेंस क्या है कि उसके डोमेन में एलिमेंट कोई रिपीट नहीं होता है. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 सिर्फ एक ही बार आएगा. ठीक है. तो ये तो हमारे एल्जेब्राइक फंक्शन थे, रियल फंक्शन थे. नाउ डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 कौन कौन से होते हैं? 10th में किए थे हमने. साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसीकेंट, यही सारे थे. तो ये हमने पिछले लेसन में किया था, हमने पिछले लेक्चर में, कि यूनिट सर्कल है, और यूनिट सर्कल है तो रेडियस 1 होगा. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1 0, यहाँ पर 0 1, यहाँ -1 0 और यहाँ पर 0 -1. और यहाँ जहाँ पे भी हम कोई कोऑर्डिनेट लेंगे इसके ऊपर, तो वो कोस और साइन आएगा, यानी कि फर्स्ट कोस एक्स आएगा, सेकंड साइन एक्स आएगा. तो फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, साइन एक्स किसके बीच में आ रहा है? -1 से 1 के बीच में. और कोस किसके बीच में आ रहा है वैल्यू? -1 से 1 के बीच में. यानी कि दोनों की रेंज जो है सेम आ रही है. ठीक है. तो बस अब हमें इसकी डोमेन और रेंज दोनों बतानी है. मेन हमारे दो ही होती हैं, साइन और कोस. इन्हीं से टेन बनता है, इन्हीं से कोट बनता है, इन्हीं से सीकेंट कोसीकेंट, सारा इन्हीं से बनता है. तो मेन हमारे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन से हैं? साइन एंड कोस. तो पहले साइन का चेक करते हैं. साइन की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है. रियल नंबर मतलब जो भी हम एंगल लेंगे, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है एक, ये हमारे पास कोई दो सेट हैं. एक इसको हम ए ले लेते हैं और इसको बी. तो ये सारा रियल नंबर है. रियल नंबर मतलब कोई भी एंगल है. यहाँ पे मैंने बताया था रियल नंबर और रेडियन आर द सेम थिंग. पिछले लेक्चर में 1 2 में बताया था मैंने कि जो रियल नंबर लाइन है, ये नंबर टेंजेंट जो हमने बनाया है, 0 1 2, इधर 0 -1 2, तो जितना इसका 1 यूनिट है उतनी 1 यूनिट इस पर लिया हुआ है. तो जब इसको इस पर यहाँ पर टर्न करेंगे इस लाइन को, तो जब ये आर्क बनेगी वो कितने के इक्वल बनेगी? रेडियस के इक्वल बनेगी. तो यहाँ जो रेडियन बनेगा वो इसी लेंथ के इक्वल बनेगा. तो इसलिए जो रेडियन होता है और रियल नंबर होता है दोनों सेम होते हैं. यानी कि जैसे साइन 10 लिखा हुआ है या साइन 15 लिखा हुआ है, 20 21.5 कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो रियल नंबर या रेडियन सेम चीज़ है. हम दोनों
से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर लिखा है तो अंडरस्टूड है ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोस के साथ, तो वो रेडियन है। तो जैसे यहाँ पे ये x हो गया रेडियन, तो ये इसका डोमेन हो गया रियल नंबर, और इसकी रेंज हो गई -1 से 1 तक। यानी कि रेंज का मीनिंग है कि इसकी साइन की वैल्यू -1 से नीचे नहीं जा सकती और 1 से ऊपर नहीं आ सकती। यानी कि इसकी वैल्यू कभी 1.2, 3, 4, 5 इस तरह कभी नहीं आएगी, और ना -1 से नीचे जाएगी, -1.2, 3, 4 ऐसे। इस हमेशा इसके वैल्यू, एंगल हम कुछ भी ले लें, 100, 200, 360, 720, कुछ भी एंगल ले लें, उसका आंसर -1 से 1 के बीच में ही आएगा। क्लियर? डोमेन एंड रेंज। अब हमारे पास साइन की डोमेन है रियल नंबर यानी कि रेडियन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक, और इसकी रेंज क्या बनेगी? -1 से 1 तक, वो बताइए मैंने। इसी तरह से कोस एक्स की डोमेन भी रियल नंबर है। इसको -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लिख दो या रियल नंबर लिख दो, एक ही बात है। और इसकी भी रेंज क्या बनती है? -1 से 1 तक। इसी तरह से अब हमारे पास 10x है। 10x कैसे बनता है? sin x अपॉन cos x करके। तो sin x अपॉन जब cos x करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए? अपॉन में जो भी नंबर आ रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्लियर? नॉट इक्वल टू 0 आएगा, अगर हम उसको 0 ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो इनफाइनाइट बन जाएगा। इसलिए साइन अपॉन कोस जब लिखा इसको, तो हमारे पास क्या आना चाहिए? कोस एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी कि तभी ये, नहीं तो अगर कोस एक्स को 0 ले लेंगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इसलिए हमारा कोस एक्स नॉट इक्वल टू 0, और हमने पिछले लेक्चर में किया था कि कोस 0 कहाँ नहीं होता, यानी कि कोस 0 जो है, कोस 0 हमारा 90 पे होता है, यानी कि 90 पे कोस की वैल्यू 0 आती है। तो 90 के जितने भी मल्टीपल मैंने बताए थे, ओड मल्टीपल, 91 जा, 93 जा, 95 जा, 97 जा, इन सब पे वैल्यू इनकी क्या आएगी? 0 आएगी। तो ओड नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n+1 से। तो 2n+1 π/2 की वैल्यू को छोड़ के हम कोई भी एंगल ले लें, यानी कि रियल नंबर में से कोई भी एंगल ले लें हम, सब एंगल पे वैल्यू इसकी डिफाइन होगी, सिर्फ इस एंगल को छोड़ के। किसको? 90। जैसे इसमें 0 पुट करता हूँ तो ये 1 बचेगा, तो π/2 1 जा, पाई बचेगा सिर्फ, तो रियल में से π/2 माइनस कर दो, यानी 90 माइनस कर दो। इसके 1 पुट करते हैं तो कितना आएगा? 3 π/2 यानी कि 270। 4 पुट करेंगे तो 5 बनेगा, यानी कि 5 π/2 यानी कि 450, यानी कि 90 के एंगल की ओड मल्टीपल, यानी कि 91 जा, 3 जा, 5 जा, 7 जा, ये जितने भी एंगल हैं इन पे सब पे इसकी वैल्यू 0 आती है। तो हमें वो वाले एंगल नहीं लेने, तो उसको छोड़ के बाकी कोई भी एंगल है वो इसकी डोमेन होगी, यानी कि हम उसके डोमेन में पुट कर सकते हैं उसको। यानी कि यहाँ जैसे ये डोमेन है तो यहाँ पर हम π/2, 3 π/2, 5 π/2 ये एंगल नहीं लेंगे, बाकी कोई भी एंगल ले सकते हैं। यहाँ पर पाई, 2 पाई, π/6, π/4 कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर? तो 10 में इसको माइनस करके बाकी जो भी है सारा वो इसका डोमेन होगा, और इसकी रेंज जो है -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी कि रियल नंबर ही बोल सकते हैं इसको। ये भी बताता हूँ क्यों -इनफाइनाइट, और ये तो वैसे क्लियर है, वैसे π/2 पे इनफाइनाइट होता है, अगर उसी का नेगेटिव एंगल लें तो -इनफाइनाइट बनेगा। ऐसे ही कोड का बन गया साइन की तरह। कोस एक्स अपॉन साइन एक्स में क्या होगा? अपॉन में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 लेंगे तो इनफाइनाइट बनेगा ये। तो ये हमारा क्या हो गया? साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब साइन 0 कहाँ नहीं होता था? साइन 0 कहाँ पे होता था? n पाई पे, यानी कि साइन 0 0 था, फिर पाई पे फिर 0 बनता था, 3 पाई, 2 पाई, 4 पाई सब पे 0 बनता था। तो वो हमने इसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि वो 0 हमें लेना नहीं है। तो किसी भी एंगल में से इसको माइनस कर दें, यानी कि x नॉट इक्वल टू n पाई लेना है हमें। n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 ही लेना है यहाँ पे। तो इसकी भी रेंज क्या बनेगी? -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ आप लोगों को? अपॉन में 0 नहीं लगाना है, अपॉन में 0 लगाएंगे तो ये सारा क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट, यानी कि साइन एक्स को हमने नॉट इक्वल टू 0 लेना है। अब जो मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि साइन की वैल्यू 0 कहाँ होती है,
वो चेक कर लो, वो एन पाई पे होती है, तो उसको सारे एंगल, रियल नंबर मतलब जितने भी एंगल उसमें से वो वाला एंगल माइनस करके बाकी जो भी एंगल आएगा यहाँ पे 30, 45, 60 जो भी एंगल आएगा सब पे इसकी वैल्यू डिफाइन होगी, और इसका आंसर जो है माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट के बीच, प्लस इन्फाइनाइट के बीच में आएगा। ऐसे सेकंड का हो गया, ये 1/cos x हो गया, तो यहाँ फिर जीरो नहीं आ सकता, यानी कि cos x नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो देख लो cos की वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो होती है, वही जैसे यहाँ पर थी 2n पाई प्लस ओड मल्टीपल पे, तो वो रियल नंबर में से माइनस कर देना है उसको, इसको माइनस करके लिख दो, माइनस करना है, बाकी जो मर्जी एंगल ले लो, और इसकी रेंज बनेगी माइनस इनफाइनाइट टू -1 ब्रैकेट में यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ये अभी बताता हूँ मैं कैसे रेंज बनती है ये। अभी सिर्फ इतना देख लो, cos x ऐसे 1/sin x, sin x नॉट इक्वल टू जीरो, देख लो sin जीरो कहाँ होता है, n पाई पे होता है, तो रियल में से माइनस कर दो। इसकी भी रेंज क्या बनेगी, माइनस इन्फाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इन्फाइनाइट। ये भी समझाता हूँ मैं कैसे बनती है। ये क्लियर हो गया कि रियल नंबर में से क्या माइनस किया हुआ है, कि जो हमारी वैल्यू अपॉन में आ रही है उसको जीरो नहीं लेना हमने, तो जीरो जहाँ जहाँ आता है वो सारे जितने भी एंगल हैं उसमें से उसको माइनस कर देना है, बाकी सारा हमने ले लेना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू अब मैं ये समझाने जा रहा हूँ, ये माइनस इन्फाइनाइट ये तो खैर बता दिया, 10π/2 इन्फाइनाइट होता है, 10π/2 को अगर माइनस में ले तो माइनस इन्फाइनाइट हो जाता है। ये मैं तीनों समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले रेंज ऑफ 10x, साइन कोस की तो पता लगी गई थी, साइन कोस की तो मैंने बताई थी कि साइन की रेंज -1 से 1 के बीच में और कोस की -1 से 1 के बीच में। तो 10 की देखते हैं, तो 10π/2 कितना होता है इनफाइनाइट, और 10π/2 नेगेटिव एंगल लें तो -10π/2 बनेगा, तो माइनस इनफाइनाइट बनेगा। तो ये हमारा रियल नंबर आ गया किस्म से। तो 10 की रेंज इसलिए क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। इसी तरह से जब हम कोट लेंगे, कोट जीरो क्या होता है, क्योंकि tan 0 0 होता है, तो कोट जीरो क्या होगा, इनफाइनाइट। तो कोट पाई जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो उसमें वो माइनस इनफाइनाइट बनेगा, तो इसलिए कोट की रेंज भी क्या होगी, इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट, यानी कि रियल नंबर, इसकी भी रियल नंबर ही बनेगी। ठीक है, अब जो मेन आया है हमारा रेंज ऑफ सीकेंट, रेंज ऑफ सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। तो कोस की रेंज क्या थी, -1 से 1 के बीच में, तो कोस को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/सेकेंड। तो जब इसको हम रिवर्स करेंगे, यानी कि 1/सेकेंड को हम ऊपर ले जाएंगे, तो जो लीनियर इनइक्वालिटी है हमारा चैप्टर, या हमने 10th में भी किया होगा, b² - 4ac, जो हमारा पॉजिटिव रूट आता था हमारा, जिसके लिए हम वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे जो ये साइन है ग्रेटर देन लेस देन के, ये भी रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि ये वाला साइन ग्रेटर देन था तो यहाँ पे लेस देन हो जाएगा, यहाँ से 1 ग्रेटर देन था तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आया, सीकेंट x किससे ग्रेटर देन आया, -1 से, और इधर से सीकेंट x किससे ग्रेटर आया, सीकेंट x किससे लेस देन आया, -1 से, और सीकेंट x किससे ग्रेटर देन आया, +1 से। तो -1 से ग्रेटर देन कौन सा नंबर बनेगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि जो नेगेटिव में -1 से आगे जो नंबर जाएगा वो माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये रेंज क्या बन गई, माइनस इनफाइनाइट टू -1, और 1 से ग्रेटर कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। अब ध्यान से देखना, इसमें इक्वल का साइन भी आ रहा है, ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन भी आ रहा है, यहाँ भी ग्रेटर देन के साथ इक्वल का, तो 1 भी लेना है हमें और यहाँ -1 भी लेना है। तो इसलिए माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट, और इसकी यूनियन ले ली हमने। यूनियन मतलब माइनस इनफाइनाइट, -1, 1 और इनफाइनाइट, ये इसकी क्या बन गई, रेंज बन गई। क्लियर, दोबारा बता रहा हूँ एक बार, कोस एक्स की रेंज -1 से 1 तक थी, इसको जब रिवर्स रेसिप्रोक कर लिया 1/सेकेंड बना, तो जब हमने सेकेंड को रिवर्स करा, यानी कि 1/सेकेंड एक्स को सेकेंड x/1 लिखा, तो ये वाले साइन भी चेंज हो गए, ये ग्रेटर देन था तो यहाँ लेस देन बन गया, ये भी ग्रेटर देन था यहाँ पर 1 के लिए, तो वो भी लेस देन बन गया। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई, सेकेंड x लेस देन -1 और सेकेंड x ग्रेटर देन 1। तो इससे जब लेस देन नीचे जाते जाएंगे
तो हमारे पास माइनस इन्फाइनाइट टू 1 आएगा -1, और ये आएगा 1 टू इनफाइनाइट। दोनों की यूनियन ले ली हमने, क्योंकि ये इक्वल का साइन भी है यहाँ पे, ठीक है। सेम टू सेम हमारा कोसेक के लिए बनेगा। इसमें साइन -1 टू 1 के बीच में है, तो इसको 1/कोसेक लिखा, रिवर्स करा तो फिर ये साइन चेंज हो गए, तो कोसेक की वैल्यू भी ऐसी आ गई, ग्रेटर देन -1, और कोसेक ग्रेटर देन 1। तो फिर इसमें वही माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, यानी कि यूनियन लेंगे क्योंकि इक्वल का साइन है, तो ये इसकी रेंज आ गई। क्लियर? तो ये तो हमारा सारा था डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मैं इसका ग्राफ बताने जा रहा हूँ। जो ये वाली टेबल है बुक में दी हुई है, तो इस बुक को, इस टेबल को मैंने, उसमें जो वैल्यू लिखी हुई है वो जैसे 1/2 लिखा हुआ है, तो मैंने उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। जैसे π/6 है तो 0.5, π/4 है तो 0.7, इस तरह करके इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो 0, जो भी बुक में टेबल बना रखी है, इसको सबको ना पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद जो भी हमारे ग्राफ बनते जाएंगे, ग्राफ, अब यहाँ पे देखो ये साइन x का ग्राफ है, y = साइन x का। साइन 0 कितना होता है? साइन 0 और साइन π/2 पे कितनी वैल्यू आती है? 1 इसकी मैक्सिमम रेंज है। फिर साइन पाई पे कितना आ जाता है? 0। तो साइन π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट बनती है हमारी, तो यहाँ से ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। फिर π/2 से पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट बनती है, इसमें भी साइन पॉजिटिव होता है, बट ग्राफ क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। फिर पाई से 3π/2 तक थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन इसमें नेगेटिव होता है इसलिए नीचे चला गया, यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है। फिर 3π/2 से 2π तक, तो यहाँ से ग्राफ फिर क्या हो रहा है तो नेगेटिव, बट ग्राफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक साइन की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक ग्राफ जो है साइन का 0 to 2π, ये पीरियोडिक फंक्शन बन गया। पीरियोडिक फंक्शन मतलब जहाँ से साइन, जहाँ से वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की या किसी भी फंक्शन की रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो मेन ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, इसके बाद फिर जैसे ये बन रहा है, ये इसी तरह से फिर बनना शुरू हो जाएगा 2π के बाद, यानी कि 2π में फिर π/2 ऐड करो, फिर उसमें π/2 ऐड करो, तो इस तरह करके ये ग्राफ रिपीट हो, ऐसे इधर माइनस में जा रहा है। उसके ये वैल्यू जो मैंने निकाली हुई है इसके अकॉर्डिंग बनाते जाना। इसके बाद कोस का ऐसे ग्राफ है, कोस 0 कितना होता है? 1, तो 1 यहाँ से शुरू हुआ, तो ऐसे ये वैल्यू यहाँ π/2 तक डिक्रीज हो रही है। फिर यहाँ पाई तक आएगी, ये पाई तक फिर डिक्रीज होती जाएगी जो वैल्यू, फिर पाई से 2π, ये फिर इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो फिर कहाँ तक इंक्रीज होगी? ये हमारे पास 2π तक, ये 2π यहाँ पर है, तो यहाँ से ये यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हुई है पाई से, और फिर ये करते करते यहाँ 2π तक इंक्रीज हुई है, ठीक है। फिर यहाँ से फिर डिक्रीज होना शुरू हुई, फिर यहाँ तक ये यहाँ हुई है, यानी कि जैसे यहाँ से पीरियोडिक फंक्शन बन रहा था, ऐसे ही यहाँ से पीरियोडिक फंक्शन बन रहा है कोस का ग्राफ, यानी कि इसके बाद यही वाला ग्राफ यहाँ से फिर ऐसे ही रिपीट होना शुरू हो जाएगा, और ऐसे ही माइनस में। ऐसे ही 10 का है, 10 में क्या है? 10 0 0 था, फिर जैसे मैंने 10 की वैल्यू निकाली हुई है यहाँ पर 0.57, 1045 1, 0.17, इस तरह करके। तो यहाँ पर 10 0 था, तो ये इंक्रीज होता जा रहा है ऐसे यहाँ पर। तो जब यहाँ पर π/2 आया, π/2, तो π/2 क्या होगा? इनफाइनाइट है, तो ये ग्राफ इसको टच नहीं करेगा, इसके साथ ही जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। ऐसे ही फिर ये नेगेटिव लेंगे तो ये नीचे की तरफ ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर उसके बाद π/2 से पाई तक, पाई पे जाके ये ग्राफ फिर इंक्रीज होना शुरू हुआ ऐसे ही, जैसे रिपीट हो, क्योंकि यहाँ तो ब्रेक आ गया इनफाइनाइट पे। पाई से फिर वैल्यू इसकी इंक्रीज होना शुरू हुई है, जब नेगेटिव लेंगे तो फिर ये नीचे ऐसे जाएगा। तो ऐसे इसका पीरियोडिक फंक्शन ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 0 to π तक, यानी कि इसके बाद ये फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कोट का ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पर सीकेंट का और यहाँ पर कोसेक का।
आपने काम करना है, ये जो टेबल बुक में दी हुई है, ये वाली टेबल, इसमें 1/√2 √3/2 ऐसे दिया हुआ है। मैंने इसको पॉइंट में कन्वर्ट किया हुआ है, पॉइंट में इन सब को ना। तो जब इसको कैलकुलेटर से पॉइंट में कन्वर्ट करके जब इन ग्राफ को बनाओगे तो अपने आप समझ में आएगा कि वैल्यू कैसे ले रखी हैं। ठीक है, इसको पॉइंट, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हमारे एंगल वाले हो गए, ये एंगल हो गए, वाई एक्स एक्सिस जो हमारे एंगल के हैं और जो वाई एक्सिस है वो वैल्यूज़ है हमारी एंगल की। तो जब उसके अकॉर्डिंग इसको देखोगे तो ये ग्राफ अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो मुझे व्हाट्सएप पे उसकी क्वेरीज भेज देना कि ग्राफ में क्या प्रॉब्लम आई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।